बाबा रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, कहा इससे न्यायालय की अंतरात्मा को आघात पहुंचा। कोर्ट ने अगले आदेश पर रामदेव को कोर्ट में हाजिर रहने का दिया आदेश। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज पिंक सिटी जयपुर में हैं। आज सुबह सुबह वो आमेर किला देखने पहुंचे, जहां कलाकारों ने पारंपरिक डांस करके उनका भव्य स्वागत किया। वेंस की भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद सजी धजी हथिनी, चंदा और पुष्पा ने वेंस परिवार का स्वागत किया। आमेर फोर्ट यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। वेंस परिवार के साथ महल के अहम हिस्सों में जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल और मानसिंह महल भी गए। उन्होंने वहां तस्वीरें भी खिंचवाई। आमेर किले की छत पर वेंस ने अपनी बेटी को गोद में उठाकर किले को दिखाया। आमेर किले में वेंस का औपचारिक स्वागत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और वेंस की पत्नी उषा का वेलकम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। जेडी वेंस ने कहा है कि दोनों देशों के बीच डील को लेकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल कर लिया गया है। And we are especially excited to formally announce that America and India have officially finalized the terms of reference for the trade negotiation. I think this is a vital step. Thank you. I believe this is a vital step toward realizing President Trump's and Prime Minister Modi's vision, because it sets a roadmap toward a final deal between our nations. I believe there is much that America and India can accomplish together. आपको बता दें, इससे पहले कल अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दिल्ली पहुंचे थे और कल वे सबसे पहले परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर देखने गए थे। इसके बाद कल शाम को ही वेंस अपने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले और जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने वेंस परिवार का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम ने बच्चों को प्यार से दुलारा और तीनों बच्चों को मोर पंख भी दिए। इसके बाद जेडी वेंस और पीएम मोदी के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। तो चलिए अब हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं, उन्हीं से ही हम लेटेस्ट अपडेट लेते हैं। तो लक्ष्मण जी, हम देख रहे हैं कल जेडी वेंस की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और आज वो जयपुर में है, पिंक सिटी में है और इसी दौरान काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया है भारत और यूएस ट्रेड डील को लेकर। क्या कुछ जानकारी है, कितना आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस दिशा में दोनों देशों के बीच में बातचीत का सिलसिला? देखिए, भारत दौरे पर जो जेडी वेंस के जो बयान आए हैं, खासतौर से जो अभी कुछ देर पहले जो उन्होंने स्पीच दिए, उसमें 2 हिस्से को देखिए। पहली बात, जब वो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे इतने ज़्यादा खुश हुए प्रधानमंत्री से मिल करके कि उन्होंने मुझसे कहा क्यों नहीं हम भारत में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनकी आत्मीयता कितनी घनिष्ठ रही उसको बयां कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डील को तय तो नहीं करती हैं, लेकिन डील के लिए एक सौहार्दपूर्ण माहौल ज़रूर बनाती हैं। और इस पर भी उन्होंने जब ऐलान किया कि भारत और यूएस के बीच जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होना है उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस को दस्तखत कर लिया गया, अंतिम रूप दे दिया गया है, ये अपने आप में बड़ी बात थी, जो साफ तौर से दर्शाता है कि आगे चलकर दोनों देशों के बीच बहुत जल्द ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। किन किन क्षेत्र में होगा? डिफेंस है, एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, इन सारे क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में करार होगा। जेडी वेंस जब ये कहते हैं कि इस 21वीं सदी का भविष्य इस बात से तय होगा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते कैसे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा बयान आता है। यानी आने वाले दिनों में भारत के साथ अमेरिका अपने रिश्ते और ज़्यादा प्रगाढ़ करने की कोशिश करेगा। इसके लक्षण साफ यहाँ पे दिख रहे हैं, इसके एक रोड मैप यहाँ पे आपको निकलता दिख रहा है। हालांकि 2 दिन बाद यहाँ से चीफ नेगोशिएटर जा रहे हैं यूएस, तो फिर वहाँ पे डील की बाकी बारीकियों में बातचीत चलेगी। अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी वहाँ पे हैं, जिन्होंने बयान दिया है कि जो मौजूदा हालात है चुनौती काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अवसर भी कम यहाँ पे नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जो डेवलपमेंट हुआ है वो खास तौर से गौर करने लायक है, वो है चीन का बयान। चीन ने साफ तौर से कहा है कि हमारे हितों को, यानी चीन के हितों को ताक पर रखकर अगर कोई देश यूएस के साथ डील करेगा तो हम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है और ऐसे में भारत को काफ़ी संभल करके और संतुलित तरीके से अमेरिका के साथ अपने रिश्ते रखने पड़ेंगे। चीन के साथ भी दूरी नहीं बढ़ानी होगी, तो एक बड़ी चुनौती होगी कूटनीतिक तौर पर। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए।
चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। आज बाजार ने तेजी का सिक्सर लगा दिया। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार छठे दिन बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 42 पॉइंट चढ़ा, वहीं सेंसेक्स ने 187 पॉइंट की बढ़त हासिल की। निफ्टी बैंक ने भी आज नया शिखर बनाया। निफ्टी बैंक 343 पॉइंट चढ़कर 55,647 पर बंद हुआ। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। तो मार्केट का पूरा अपडेट अब लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, बताएं आज बाजार में किन स्टॉक में तेजी और मंदी दिखाई दी? जी, तो अगर हम बात करें तो आज बैंकिंग शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। आरबीआई के उठाए हुए कदमों से बैंकिंग शेयरों में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली है और इसी तर्ज पे एफएमसीजी काउंटर्स में भी कंजम्पशन की बढ़त की उम्मीद से, नॉर्मल मॉनसून की उम्मीद से अच्छी खासी खरीदारी रही। आईटीसी, एचयूएल जैसे काउंटर्स में 2.5-3% के आसपास की इंट्राडे तेज़ी रही। एचडीएफसी बैंक और जियो फाइनेंशियल जैसे काउंटर्स में काफ़ी अच्छा आपको ट्रेडिंग मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ा। लूजर्स की अगर हम बात करें तो आईटी शेयर्स और ऑटो शेयर्स में बिकवाली का माहौल था। खास करके इंडसइंड बैंक में लगभग 5% का डाउन टिक, इन्फोसिस, हीरो मोटोकॉर्प और पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में 2 से 3% के आसपास का डाउनफॉल आपने देखा। अगर हम बात करें मिड कैप्स की तो वारी एनर्जीज, मोतीलाल ओसवाल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और मैक्स हेल्थकेयर जैसे काउंटर्स में 5 से 10% के बीच अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। हालांकि अगर हम लूजर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं नायका, सुज़लॉन एनर्जी, हिंदुस्तान जिंक जैसे काउंटर्स में मुनाफा वसूली रही और बहुत सारी दिनों की रैली के बाद आज इंडस टावर में भी आपको लगभग 2% के आसपास का कट आता हुआ नजर पड़ा। जी यतिन, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास वापस लौटेंगे एक और खबर के लिए। इस बीच आपको बता दें, प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान ने बाजार की स्ट्रैटेजी पर हमसे खास बातचीत की है। इस दौरान प्रकाश दीवान ने कहा कि आगे बैंकों में तेजी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है। थोड़ी सी रफ्तार यहाँ से प्राइस मूवमेंट की, वॉल्यूम एक्शन की थोड़ी सी ग्रेजुअल होगी। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगी, पर ग्रेजुअल होगी। और ये याद रखिए ना कि बैंक्स में जो साइकिल चलता है, पहले आपके बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक चलते हैं, उसके बाद पीएसयू वाले बड़े चलते हैं, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर छोटे वाले मझौले बैंक चलते हैं। सो आप उसकी तैयारी अगर करके देखें तो कुछ छोटे बैंक जैसे फेडरल है, कैथलिक सीरियन है, वहां पे आपको एक एक मूव आना बाकी है। शुरुआत तो वहां भी हो गई है, लेकिन एक पार्टिसिपेशन अच्छे उस पर पैमाने पे आ सकता है। सो उसका उसका आप फायदा उठा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर आल्सो वेरी पॉजिटिवली प्लेस्ड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स उनकी जो है वो इतनी नरम है और क्रेडिट ग्रोथ जैसे ही आएगी, एक्सपेंशन आएगा, वहां भी आपको एक उछाल आने की वो है। तो उसमें कैनरा बैंक हो गया, बीओबी हो गया, इस टाइप की बैंक्स को भी आप, थोड़ी बड़ी बैंक्स को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, आरबीआई के एलसीआर फ्रेमवर्क के नियमों में ढील देने से बैंक शेयर्स में अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यानी एलसीआर नियमों पर ब्रोकर्स की क्या राय है, जान लेते हैं यतिन मोता से। हमारे साथ यतिन लाइव जुड़े हुए हैं, बताएं यतिन। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आरबीआई ने जो एलसीआर नियमों में फेरबदल किया है और मार्केट की उम्मीद से बेहतर बदलाव किए हैं, उससे लिक्विडिटी बढ़ती हुई नजर पड़ रही है। इनफैक्ट आरबीआई ने जो एलसीआर नियमों में ढील दी है, उसके कारण बैंकिंग सिस्टम में ब्रोकरेजेस के हिसाब से 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी बढ़ने की अनुमान है। और अगर हम बात करें तो ये 2 से 2.5 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा लेंडिंग मार्केट में हो सकेगा और कहीं ना कहीं इससे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स और मुनाफे पे आपको तेजी होती हुई दिखाई देगी, जहां तक कि प्राइवेट बैंक्स का सवाल है और खास करके जो बड़े पीएसयू बैंक्स हैं उनका सवाल है। अगर हम बात करें इंप्लीमेंटेशन की तो 1 अप्रैल 2026 से ये नियम लागू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इससे बैंकिंग सेक्टर में जो लिक्विडिटी की इश्यूज़ हैं, जो लेंडिंग के इश्यूज़ हैं, उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश आरबीआई ने की है। ब्रोकरेजेस की अगर आप माने तो एचएसबीसी को लगता है इससे सिस्टम में लिक्विडिटी काफ़ी शानदार बढ़ेगी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर हम दूसरे ब्रोकरेजेस की बात करें जैसे सीएलएसए हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, तो उनका भी यही मानना है कि 2 से 3 लाख करोड़ के आसपास का आपको फर्क जो है लिक्विडिटी में पड़ता हुआ नजर पड़ेगा। इससे प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स और जो पीएसयू बैंक्स हैं, खास करके एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईओबी जैसे काउंटर्स को फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये जो आरबीआई का मूव है, इससे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे भी काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। तो सारे के सारे ब्रोकरेजेस जो आरबीआई के कदम उठाए हैं आरबीआई ने अभी तक नए गवर्नर की लीडरशिप के अंदर, तो वो पसंद आ रहे हैं बाजार को। और क्लियरली इस मूव के बाद आपने निफ्टी बैंक में एक ऑल टाइम हाई लगता हुआ आज के सत्र में देखा।
जी शुक्रिया यतिन, दोनों खबरों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी दर्शकों को देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें एक और बड़ी खबर। भारतीय एयरटेल और हेक्साकॉम अदानी डाटा नेटवर्क का स्पेक्ट्रम खरीद रही है। करीब 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण किया जा सकता है। इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी के लिए अब जुड़ते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, साल 2022 में अदानी डाटा नेटवर्क्स ने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एंट्री की थी और 6 सर्किल के अंदर स्पेक्ट्रम खरीदा था। 26 गीगाहर्ट्ज बैंड के अंदर ये स्पेक्ट्रम खरीदा गया था। 400 मेगाहर्ट्ज के आसपास का ये स्पेक्ट्रम था और इसके लिए कंपनी ने 212 करोड़ रुपए की रकम भी चुकाई थी। लेकिन अब 3 साल बीत चुके हैं, कंपनी अभी तक अपनी सर्विसेज की शुरुआत नहीं कर चुकी है, ना ही कंपनी जो रोल आउट ऑब्लिगेशंस है उनको पूरा कर पाई है। तो अब कंपनी ने फैसला किया कि स्पेक्ट्रम को भारतीय एयरटेल को बेच देगी। दोनों कंपनियों के बीच में अब अधिग्रहण को लेकर के करार ऑलरेडी हो गया है। 6 सर्किल के अंदर ये स्पेक्ट्रम है, तो जैसे ही सारी रेगुलेटरी अप्रूवल्स दोनों कंपनियों को मिल जाएगी, ये अधिग्रहण पूरा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अदानी डाटा नेटवर्क्स पहले टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री करने की तैयारी कर रही थी, अब उसने वहां से एग्जिट का रास्ता अपना लिया है। शुक्रिया असीम इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं गर्मी की, जो अभी से ही लोगों को सता रही है। मई जून में गर्मी और भी बढ़ने वाली है। इसी तपन को देखते हुए एसी फ्रिज कंपनियों को सरकार जल्द राहत दे सकती है। एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ अब जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, बताएं किस तरह से इन कंपनियों को राहत देने की तैयारी है, खासतौर पर अगर हम एसी और रेफ्रिजरेटर कंपनियों की बात करें? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गर्मी का आगाज हुआ उस तरह से एक तरफ तो इस सीजन में एसी और फ्रिज की भारी डिमांड है, लेकिन दूसरी तरफ से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इस डिमांड को मीट करने में ऐसा ना हो कि एसी और फ्रिज कंपनियां कहीं फेल हो जाएं, क्योंकि जो ज्यादातर कंपोनेंट्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं और खासतौर से उसमें कंप्रेसर है। लिहाजा जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि 2 टन से कम क्षमता वाले कंप्रेसर के इंपोर्ट में रिलैक्स कर सकती है सरकार। खासतौर से जो BIS के मानक हैं उसके नॉर्म्स में ढील दी जा सकती है। दूसरा, जो पूरी तरह से इंपोर्ट होता है क्रूब्स कॉपर ट्यूब, ये इसके भी इंपोर्ट में रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो ये दोनों कंपोनेंट काफी अहम है और इसके अलावा जो बाकी कंपोनेंट्स है जिसमें फैन मोटर्स, PCBs जो हैं आइटम्स, उनका देश में किस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी सरकार कई मोर्चों पर कदम उठा सकती है। खासतौर से जो ऑलरेडी चाइनीज वेंचर के साथ घरेलू कंपनियां काम कर रही हैं वहां पर उनको ज्यादा फैसिलिटी दी जा सकती है। साथ ही साथ जो PLI स्कीम ऑलरेडी व्हाइट गुड्स की चल रही है, वहां पर जो मौजूदा इन्वेस्टमेंट पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको जल्द उस पर फैसला हो सकता है, ताकि देश में जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी उसको बढ़ावा दिया जा सकते, उसको उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। लेकिन खासतौर से जो ये डिमांड कंप्रेसर की आ रही है और साथ ही साथ ग्रुप्स कॉपर ट्यूब्स की, उसको लेकर सरकार जल्द ही जो BIS के नॉर्म्स हैं उसमें रिलैक्स कर सकती है, ताकि इसकी जो कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी की देश में कोई दिक्कत ना हो। शुक्रिया आलोक इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। चलिए अब खबर वक्फ कानून से जुड़ी हुई। वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हल्ला बोल कार्यक्रम में मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने वक्फ कानून का जमकर विरोध किया और वक्फ कानून को संविधान और मुस्लिमों के खिलाफ बताया। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। 24 अप्रैल से 7 मई तक देश भर में जगह जगह वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। वहीं 30 अप्रैल को पूरे देश में बत्ती गुल कार्यक्रम का भी ऐलान किया गया है, जिसके तहत देश के तमाम मुसलमान वक्फ कानून के विरोध में रात 9 बजे अपने अपने घरों की बिजली बंद करेंगे। आपको बता दें इस मौके पर पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शुक्रिया मोदी जी, कौम को जगाने के लिए हमने सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं। एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब। ये कम इख्तिलाफ होते हैं जो ये आपके सामने हजरात बैठे हैं। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने वक्फ संशोधन कानून को संविधान विरोधी बताया। मुल्क भर में मुसलमानों, अक़लियतों और इंसाफ पसंद शहरियों की सोच ये है कि ये कानून इंसाफ और संविधान के खिलाफ लाया गया है। इसलिए हम लोगों से अपील करेंगे कि इसकी भरपूर मुखालफत करें। लीगल कोशिश अपनी जगह चलती रहेगी और अवामी कोशिशें
इस अंदाज पर जारी रहेंगे। अब आपको बताते हैं कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है। ओवैसी ने कहा कि ये कानून वक्फ को बचाने के लिए नहीं है। नया वक्फ कानून किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। हाँ, 2025 में ऐसे मर्द मुजाहिद और ऐसी हमारी बहनें उठ खड़ी हुई थी जिन्होंने जिस जगह का मालिक अल्लाह है उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और उन्हें उसको अल्लाह हमको कामयाब करेगा। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम लड़ते रहेंगे। तो जहां एक तरफ तमाम मुस्लिम संगठन वक्फ कानून के खिलाफ एकजुट आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए, वहीं दूसरी तरफ वक्फ कानून पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए लाया गया है। पहले वक्फ कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है। इन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के कुछ साथियों ने लोगों को गुमराह करने का कोशिश किया। हम लोग ने क्लियरली कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम ये न्याय देने के लिए है, गरीब मुसलमानों को इंसाफ देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं है। गरीब मुसलमानों का हक को छीना है कांग्रेस पार्टी और वक्फ बोर्ड के लोगों ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भी प्रतिक्रिया वक्फ कानून को लेकर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक संपत्तियां जलाई जा रही हैं। काउंसलिंग कर इन ताकतों को बेअसर करना चाहिए। Public property, our property being burnt. Public order being disrupted. Even when rule of law is taking its own course, we must neutralize these forces. First by counseling, and if counseling does not work, then sometimes a bitter pill has to be given even to the body. चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय सऊदी अरब दौरे की। 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आसमान में फाइटर प्लेन्स ने ग्रैंड वेलकम किया। इस यात्रा में पीएम मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। ऊर्जा, निवेश और सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर सऊदी नेतृत्व से बातचीत की जाएगी। दोनों नेता एसपीसी यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। सऊदी अरब में बंद भारतीय कैदियों का मसला भी एजेंडे में शामिल है और इसके अलावा प्राइवेट हज कोटे के मसले पर भी चर्चा की जा सकती है। अब आपको पतंजलि प्रोडक्ट्स से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बता दें। पतंजलि प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी को लेकर बाबा रामदेव को एक बार फिर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। शरबत जिहाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणी अंतरात्मा को झकझोरती है और पूरी तरह से माफी देने योग्य नहीं है। बाबा रामदेव ने कोर्ट को बताया कि इस तरह के वीडियो और विज्ञापन पूरी तरह से हटा लिए जाएंगे। खबर पर पूरी डिटेल दे रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। कुछ दिनों पहले बाबा रामदेव ने शरबत को लेकर टिप्पणी की थी। बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर आप किसी एक कंपनी का शरबत ले रहे हैं तो आप शरबत जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको लेकर के हमदर्द फाउंडेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज जब सुनवाई की तो बाबा रामदेव को फटकार लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये बयान, उनकी ये टिप्पणी हमारी आत्मा को झकोर देने वाली है, ये पूरी तरह से माफी योग्य नहीं है। हालांकि बाबा रामदेव ने कहा कि वो इससे जुड़े हुए जो भी बयान है, जो वीडियो है और जितने भी विज्ञापन है उनको वापस ले लेंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसको हमको रिटर्न में दीजिए, आप एक हलफनामा जारी कीजिए कि आप आगे से ऐसा बयान नहीं देंगे। अब दिल्ली हाई कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई 1 मई को करेगा। अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। इस बार अप्रैल में ही पारा 44 डिग्री के पार जा रहा है। इस असामान्य गर्मी में क्या खतरे हैं और कैसे रखें खुद को सुरक्षित, यही जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। पारा आई संभलो भाई। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी तक आपने विदेशी पहलवानों को वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में बड़ी बड़ी फाइट्स करते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप जल्द ही भारतीय पहलवानों को भी फ्रीस्टाइल फाइट करते हुए देख सकते हैं। 1 मई से भारत में रेसलिंग एक्सट्रीम मेनिया की शुरुआत होगी। कैसे ये काम करेगा बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा।
भारत के कई राज्यों में आपने इस तरह के अखाड़े देखे होंगे जहां पर पहलवान कुश्ती सीखते हैं, कुश्ती करते हैं, लेकिन भारत में अभी फ्री स्टाइल रेसलिंग पॉपुलर नहीं है। कुछ साल पहले आपने द ग्रेट खली को वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के अंदर कुश्ती करते हुए देखा था। उसके बाद से खली रातों रात सुपरस्टार बन गए। उनकी कुश्ती जो फ्री स्टाइल कुश्ती थी उसको बहुत सारे लोगों ने देखा, उसको पसंद किया। अब भारत जो रेसलिंग है उसको पॉपुलर करने की तैयारी कर रहा है। जल्दी ही आपको रेसलिंग एक्सट्रीम मेनिया भारत के अंदर देखने को मिलेगा। आईपीएल की तर्ज पर इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसकी अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी जहां पर अलग अलग राज्यों से आए हुए पहलवान कुश्ती करेंगे। इसको नेशनल टीवी के ऊपर दिखाया जाएगा ताकि सरकार का इरादा कि इसको भी एक फेडरेशन की तरह एक बहुत बड़ा इसको स्पोर्ट्स बनाया जाए। बहुत सारे लोग फ्री स्टाइल कुश्ती देखना पसंद करते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ विदेशी पहलवान ही कुश्ती करते हुए आपको दिखाई देते हैं। लेकिन अब 1 मई के बाद आपको भारत के अंदर भी फ्री स्टाइल रेसलिंग देखने को मिलेगी जहां पर बहुत सारे पहलवान आपस में कम्पीट करेंगे। खली जैसे पहलवान वहां होंगे जो कि खलबली मचाएंगे। तो भारत खुद की अब रेसलिंग फेडरेशन की शुरुआत बहुत जल्दी ही करने की तैयारी कर रहा और आप उसको लोगों पहलवानों को कुश्ती करता हुआ यहाँ पर देख सकते हैं। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के रामबन इलाके में पहाड़ टूटने और बाढ़ के बाद तबाही देखने को मिल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे, लेकिन इस बार उन्हें लोगों के जबरदस्त गुस्से का सामना करना पड़ा। लोग सरकार से इतने नाराज हैं कि उन्होंने बार बार उमर अब्दुल्ला के काफिले को रोका। कभी गाड़ी के आगे लेट जाते तो कभी उन्हें घेर कर नारेबाजी करते हुए लोग यहां पर दिखाई दिए। लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर है कि पिछले साल भी इस तरह की त्रासदी देखने को मिली थी और एक बार फिर इस साल भी पहाड़ टूटने और बादल फटने की घटनाओं की वजह से 3 लोगों को जान गंवानी पड़ी और दर्जनों की संख्या में घरों को नुकसान पहुंचा है। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर भी था कि उमर अब्दुल्ला आए तो सही, लेकिन लोगों से बातचीत नहीं की। उमर अब्दुल्ला करीब 1 घंटे तक लोगों के निशाने पर रहे और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बहुत तेजी से काम किया जा रहा है और जल्द ही लोगों की दिक्कतें दूर कर दी जाएंगी। लोकल लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे एक कलवर्ट था, उस कलवर्ट को यहाँ हाईवे का जो ठेकेदार है उसने उस पर गड़बड़ की, तब जाके नुकसान हुआ। अब हाईवे वालों को ये देखना होगा कि जहाँ जहाँ काम हो, काम का जो है खमियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना ना पड़े। ये सड़क बनती है हमारे राहत के लिए, अगर ये सड़क हमारे नुकसानदेह साबित हो तो इस सड़क का फायदा क्या। तो इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के साथ और खासकर जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे हैं गडकरी साहब, मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ देर के बाद उनको मौके पे लाके हम यहाँ रिव्यू करें कि किस तरह हम इस सड़क को जो है स्टेबल कर सकें। इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को रैपिड ट्रेन यानी नमो भारत और अमृत भारत ट्रेन समेत 2 नई पैसेंजर ट्रेनों की सौगात देंगे। ट्रेन ही नहीं बल्कि हवाई और सड़क यातायात के जरिए किस तरह से बिहार में कनेक्टिविटी का विस्तार अगले कुछ महीनों में होने जा रहा है, इस पर देखिए खास रिपोर्ट। वंदे भारत के साथ अब बिहार को राज्य की पहली नमो भारत रैपिड ट्रेन मिलने वाली है। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार में चलने वाली पहली इंटरसिटी ट्रेन में मेट्रो जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। आपको बता दें, पटना से जयनगर पहुंचने में अभी 6 से 7 घंटे लगते हैं, जबकि नमो भारत रैपिड ट्रेन के जरिए ये सफर 4.5 से 5 घंटे के बीच तय हो जाएगा। नमो भारत रैपिड ट्रेन के अलावा पीएम मोदी सहरसा से मुंबई के बीच अमृत भारत ट्रेन को वर्चुअली रवाना करेंगे। बिहार को रेलवे की ओर से कई बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसमें 900 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। सुपौल पिपरा न्यू लाइन, खगड़िया लौली न्यू लाइन और हसनपुर बिथान न्यू लाइन जो है वह राष्ट्र को समर्पित की जाने वाली है। इसके अलावा 4 नई ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया जाने वाला है, जिसमें अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, नमो भारत रैपिड रेल और 2 पैसेंजर गाड़ियां शामिल है। रेल के अलावा इस साल बिहार को नए एयरपोर्ट और रोड प्रोजेक्ट्स की सौगात भी मिलने जा रही है। पटना एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है, साथ ही बिहटा में एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट भी बनेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट का काम अगले 3 से 4 महीने में पूरा हो जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की भी तैयारी जारी है।
इसके अलावा रक्सौल, भागलपुर, राजगीर और मधुबनी में भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू हो सकता है। सड़क परियोजनाओं की बात करें तो पटना आरा सासाराम हाईवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, मोकामा मुंगेर 4 लेन सड़क और पटना बेतिया एक्सप्रेसवे का काम भी तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। रोहन सिंह के साथ दीपाली नंदा, दिल्ली। अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। ट्रंप के टैरिफ टेरर के बीच उनके दूत अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में हैं। मोदी और वैंस की केमिस्ट्री दिल्ली में जबरदस्त दिखी है। डील के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर भी बातचीत बन गई है, लेकिन ट्रेड डील को लेकर चीन चिढ़ा हुआ है। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर ही चर्चा करेंगे। ट्रंप के दूत, रिश्ते मजबूत, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।